नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक रैली के मंच से ये कहा कि टेम्पो भर भर कर पैसे अदानी और अंबानी ऐसा लगता है कि कांग्रेस को दे रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अब इस बात को बताए, लोगों के बीच में रखे कि क्या कोई डील अदानी अंबानी और कांग्रेस की हो गई है, क्योंकि कांग्रेस जो कि पहले सुबह से शाम तक माला जपती थी अदानी और अंबानी का और 5 उद्योगपतियों का, अब कांग्रेस चुप हो गई है। उस वीडियो या उस रैली के तुरंत बाद राहुल गांधी का एक बयान आया और उन्होंने मोदी जी को चैलेंज किया और ये कहा कि ठीक है, अगर पैसे की डील हुई है तो आप ईडी और सीबीआई को भेज दीजिए। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपने जितने लाखों करोड़ों रुपए इन करोड़पतियों के माफ किए हैं, उद्योगपतियों के माफ किए हैं, हम उतनी ही लखपति दीदीज बनाएंगे, हम उतने ही लखपति, यानी कि उनका मतलब था कि हम उतने ही पैसे हम गरीबों में बांट देंगे, हमारी जो अलग अलग स्कीम्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि कल से लोग अब माथापच्ची इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर मोदी जी ने ऐसा बयान क्यों दिया। अदानी अंबानी उनके मित्र हैं, हमेशा से कांग्रेस ये कहती आई कि सूट बूट की सरकार है, तो अब कांग्रेस को क्या अदानी अंबानी पैसे देने लगे हैं? क्या मोदी जी इस बात को कबूल रहे हैं कि भाई इसी तरीके से पूरा सिस्टम चलता था और अब उनको शायद बुरा लग रहा है कि ये लॉयल्टी अब शिफ्ट होती हुई इनको नजर आ रही है? आज मोदी जी के इस बयान को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और डिकोड करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुद बीजेपी में रहकर बीजेपी की सबसे भयानक आलोचना करना और खासकर मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाला एक ही व्यक्ति है और वो है सुब्रमण्यम स्वामी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। और सर, जो मेरा पहला सवाल है और मैं भी यही सोच रही हूँ कि आपसे ही समझूं कि आखिर मोदी जी ने कल अचानक अदानी और अंबानी का नाम क्यों लिया? अब वो तो अनुमान लगाने की बात होगी, क्यों किया। मैं तो समझता हूँ कि इनसे लगा कि उनको पेट में दर्द हुआ कि अंबानी और अडानी पहले सिर्फ इनको देते थे, अब कांग्रेस को भी देने लगे। अब ये तो जिनके पास पैसा है उनको तो अधिकार है ही कि किसको देना है किसको नहीं देना है, तो इसको एक इश्यू बनाना, इससे मोदी की जो एक गरिमा है वो गिरी है। लेकिन क्यों किया मोदी जी ने ऐसा? क्योंकि अदानी और अंबानी तो उनके दोस्त थे, ये सबको पता है कि वो विदेशों में जा जाके उन लोगों के प्रोजेक्ट्स क्लियर करवाते थे, विदेशों की सरकारों ने किस तरीके से उनको ऑब्लाइज किया है और आज उन्हीं लोगों की आलोचना कर रहे हैं वो मंच से, खुले मंच से वो भी। अब इश्क होने के बाद ईर्ष्या होती है तो फिर लोग पागल हो जाते हैं। वो सोचते थे कि ये लोग मेरे मेरे हैं, मेरे से बंधन है उनका, और अब जब देखा कि वो उनकी जो शत्रु है राजनीतिक उनके साथ चले गया तो उनको बहुत पेट में दर्द हुआ है। ये तो स्वाभाविक है। मैं इसको आश्चर्यजनक नहीं मानता हूँ। लेकिन डॉक्टर स्वामी, एक बात ये भी है कि जो बात वो कह रहे थे खुले मन से कि टेम्पो भर भर के पैसे जाते हैं, जिसको राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई ये आपका वर्किंग स्टाइल होगा, हो सकता है आपको इसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि टेम्पो में भर भर के पैसे जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके का बयान क्या वाकई में टेम्पो भर भर के ही पैसे मिल रहे हैं बीजेपी को भी और इसीलिए शायद मोदी जी ने इस बात को कहा? देखिए, मोदी का दिमाग में क्या चलता मैं तो उसको पता नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जरूर ये कहूँगा कि एक मर्यादा से यानी दूर चले गए कि इस प्रकार की बातें कहनी कि उनको ट्रक भर के जा रहा है ऐसे, उनको कहना चाहिए अधिकतम क्या कहना चाहिए कि अब कांग्रेस भी अडानी और अंबानी से पैसा लेने लगे और उससे लोगों में भी असर अच्छा होता है, परंतु इन्होंने अपने गरिमा को गिराया। लेकिन अब चुनाव आयोग ये कहता है कि भाई अगर आपके पास ऐसी कोई कंप्लेंट आती है कि पैसा आपको कहीं दिख रहा है, पैसे का लेन देन, तो हमारी एक वेबसाइट है, वहां पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब मोदी जी ने चुनाव आयोग को नहीं बताया, चुनाव आयोग में कोई कंप्लेंट नहीं की और सीधा खुले मंच से बोल दिया
तो आपको लगता है कि आज चुनाव आयोग की गरिमा भी मोदी जी ने नहीं रखी? चुनाव आयोग के मुँह पे एक तरीके से कालिक पोत दी आज मोदी जी ने? नहीं, चुनाव आयोग की गरिमा तो चुनाव आयोग ने नहीं रखा, वही खुद उनको नोटिस भेज देते कि हमने ये अखबार में देखा, आपके बयान में देखा, तो आप बताइए कि क्या क्या आपके पास जानकारी है। ये नहीं दिया इसीलिए इनको रोकर बैठना होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को खुद इस पर पहल करनी चाहिए थी और पूछना चाहिए था, वैसे आपने ऐसा कहा है तो आपको मुझे बताइए कि क्या आपके पास जानकारी है। हम ईडी और सीबीआई इस बयान को देखकर और जो मोदी जी ने कल कहा है, वो क्या सोच रहे होंगे जो जांच एजेंसीज हैं? ईडी और सीबीआई ये सारी चीज तो वही सोचते होते कि इशारा कब आने वाला है। वो कभी अपने आप अपने बल पर और या अपने ज्ञान पर या अपने नियम के अनुसार कभी एक्शन लेते हैं। वो तो हुक्म आती है फिर जाते हैं जिसको पकड़ना है। उसमें तो कोई सबको पता है कि आज सीबीआई, ईडी सबके जो नाम है बहुत खराब हो गए क्योंकि वो एक चमचे जैसे वो काम करते आए हैं। तो आज ये मानना कि वो अपने आप खड़े होकर जाकर करेंगे, ये तो मैं समझता हूँ कि गलत होगा सोचने के लिए और आपको यही आपको ही इसमें निराशा आएगी, मैं कहूँगा। लेकिन डॉक्टर स्वामी मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ कि उन्होंने अचानक से ये बात क्यों कही? क्योंकि अभी तक अगर आप उनका कैंपेन देखें तो मुसलमान, मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुगल इस तरीके की बातें कर रहे थे, मुसलमानों को आरक्षण और आरक्षण से अब सीधा वो भ्रष्टाचार पे आ गए और वो भी अपने दोस्तों को भी नहीं बख्श रहे हैं। वही कह रहे हैं कि अदानी और अंबानी तो टेम्पो में भर-भर के पैसे कांग्रेस को दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं मोदी जी को कोई बात बुरी तो लगी है। आपको क्या लगता है? अगर जो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है एंड यू डू दैट वेरी वेल आपको क्या लगता है कि मोदी जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री एक नोटिस भेज देते हैं सीबीआई और ईडी को कि देखिए मैंने ऐसा मेरे पास खबर आया, इसको इसकी जांच करा के आप एक्शन लीजिए, ये होगी मर्यादा और नियम के अनुसार। परंतु उन्होंने पब्लिकली बोल दिया। ये तो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। मैं समझता हूँ कि जो संतुलन है वो मोदी धीरे-धीरे खो बैठ रहा है। लेकिन ये बात आपने आपने खुद कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो संतुलन खो बैठ रहे हैं। तो क्या ये बौखलाहट में दिया हुआ एक बयान है, उन्होंने सोचा-समझा नहीं कि ये किस तरीके का इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इस बयान का आप असर क्या देखते हैं? क्या असर होगा? कुछ नहीं होगा, पब्लिक यही सोचेगी कि मोदी का यानी अब वो घबरा गए और इस तरीके की बात करने से अब हमारी पब्लिक तो बहुत सूझबूझ के हैं, वो समझ लेंगे। उनको ये नहीं कहेंगे हाँ, हाँ, ये ऐसा हुआ है तो एक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचेंगे पब्लिक, पब्लिक सोचेंगे वो कि मोदी घबरा गए और अब जो ये करते थे, वो करने लगे तो इनको क्यों पेट में दर्द होता है, ऐसा लोग सोचेंगे। लेकिन डॉक्टर स्वामी ये बात जो मोदी जी ने कल कही और बार-बार लोग ये बात कह रहे हैं कि भई मोदी जी को क्या हार सामने दिखने लगी है। बीजेपी के कई नेता इस बात को कहने लगे हैं कि मोदी जी ने जो कल बयान दिया, उसको तो डिफेंड करना मुश्किल है और आज गोदी मीडिया तो उस बयान को दिखा ही नहीं रहा है। कल तो दिखाया गोदी मीडिया ने, लेकिन आज मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा है। मीडिया ने एक नया सब्जेक्ट शुरू कर दिया है, वो है जनसंख्या नियंत्रण। उसमें गिरिराज सिंह का बयान आ रहा है कि भई देखिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा है मुसलमानों की एज़ कम्पेयर टू हिंदूज़ और अब हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आना चाहिए। तो ये जो बात क्या ये वाक़ई में इस बयान के बाद मोदी जी ने बीजेपी को पूरा ध्वस्त कर दिया है? क्योंकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अब तो हम डिफेंड कर ही नहीं सकते मोदी जी को, क्योंकि वो ऐसी-ऐसी बातें करने लगे कि हम उनका बचाव करना मुश्किल है। वो बात सही है, परंतु हमें ये भी जानना चाहिए कि मुसलमान के ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसका कारण ये नहीं है कि वो मुसलमान हैं और वो जानबूझकर कर रहे हैं। उनका इसका कारण ये है कि उनमें गरीबी ज़्यादा है और हमारे हिंदुओं में भी जब गरीबी ज़्यादा थी, अब थोड़ा कम हुआ है। हम भी 5-6 बच्चे पैदा करते थे हिंदू।
धीरे धीरे कम हुआ। अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह में देखिए जहाँ गरीबी मिटते गई, वहाँ वो लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पैसा की जो आवश्यकता थी, इसीलिए वो कम बच्चा पैदा करने लगे। तो मैं तो कहता हूँ केरल में जो मुसलमान हैं, उनका जो प्रति कुटुंब जो बच्चे पैदा होते हैं, वो तो हिंदू जो है उत्तर प्रदेश में जितना बच्चा वो पैदा हो उससे कम है। ये क्यों है? क्योंकि जो मुस्लिम केरल में है, उनका जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा अच्छा है, और इसीलिए उनका वो अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाई के लिए विदेश में भेजने के लिए, इसीलिए वो बच्चा कम पैदा करते हैं। जब उनको कुछ है ही नहीं, तो सब बच्चों को किसी छोटे-छोटे काम में लगा देते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा बच्चा ऐसे ज़्यादा कमाई होती है। तो इसमें नहीं, ये तो मुसलमान का कोई सवाल ही हाँ, नहीं है। डॉक्टर स्वामी ये तो बहुत एविडेंट है कि बीजेपी के लोग अब इस पूरे मैटर को कल जो अदानी और अंबानी में पर बोला मोदी जी ने उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी के जो अब आने वाले जो चरण बचे हुए हैं चुनाव के, क्या मोदी जी ने एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा दिया है खुद से ही? क्योंकि बीजेपी के लोग अब अंदर इस बात को कहने लगे हैं कि भाई मोदी जी तो ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको कि हम लोग कल्पना भी नहीं जिसकी कर सकते थे। नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन तो पहले ही उन्होंने शुरू होते ही किया। उन्होंने थोड़े दिन पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास गए और कहा कि हम एक अंतरिक्ष चलाने चाहते हैं, और उसमें ज़मीन में पहले हम जो मशीन रखते थे और जो नियम रखते थे, उसको हम नहीं रख सकते हैं, तो हमें छुट्टी देनी चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो मैं और जो प्रशांत था, उन्होंने जो पिटीशन लगा करके ये सारा घोटालों को खोल के लोगों को जेल भेजा, ये सब किया। उसमें इन्होंने मेरा नाम छोड़ ही दिया, और फिर रजिस्ट्रार ने इनको टोका कि ये कोई पिटीशन है। मैंने भी जब देखा पेपर में कि ये मुझे बात छोड़ करके किया, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो बात सुनूंगा नहीं, हो सकता है प्रशांत उनकी बात नहीं, सुन ले। बिल्कुल, बिल्कुल, वो देखा था, वो तो फिर पूरा मैटर ही खारिज हो गया जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की। आ गया बीच लेकिन में ना। हाँ, डॉक्टर स्वामी लेकिन मैं वापस मोदी जी और चुनाव और ये सब पे ही आना चाहती हूँ कि कल जो जिस तरीके से मोदी और अदानी का जो उन्होंने बातचीत की, क्या वो एक टर्निंग पॉइंट आपको इलेक्शन का लगता है? और मोदी जी के लिए भी वो टर्निंग पॉइंट है क्योंकि मोदी जी को कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा है कि अब कॉर्पोरेट्स उनका साथ नहीं दे रहे। क्या ये वो मोमेंट है? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि हमारी बीजेपी को मोदी को छोड़कर चुनाव लड़नी चाहिए, क्योंकि मोदी से एक निराशा आई हुई है, जो मैं पहचानता हूँ, बाकी लोग नहीं पहचानते थे, क्योंकि आप नहीं, परंतु जो अखबार है, जो मेन स्ट्रीम अखबार कहते हैं, वो तो किसी का नहीं छापते। सिर्फ मोदी के लोग हैं, जैसे हिरेन पांड्या नहीं, हिरेन जोशी, वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुमने स्वामी का ये एक पैराग्राफ क्यों दिया, और हम आपकी जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो काट देंगे। तो ये इस प्रकार से वो चला रहे थे। आज धीरे-धीरे फुस-फुस में लोगों को सबको पता लग रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो हारने वाले हैं, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि हम लोग मोदी के रखते हुए जो बहुमत नहीं पा सकते हैं। अब बाकी लोग भी बोलने लगे हैं। लेकिन ये बात तो आपने कई बार मेरे ही इंटरव्यू में कही कि भाई बीजेपी को मोदी से अलग रखना चाहिए। आपने एक नहीं कई बार इस बात को कहा। लेकिन क्या अब बीजेपी को अपने
किए कराए पर पछतावा हो रहा होगा आज, जिस तरीके से मोदी जी पूरे देश को आगे लेके चल रहे हैं और पूरा कैंपेन ये आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है कि अब बीजेपी के लोग पीछे हटना शुरू करेंगे, मोदी जी को अकेला छोड़ने लगेंगे वो? कहाँ आगे जा रहे हैं? वो तो दूसरों की आलोचना करने में ही व्यस्त हैं। वो तो आगे जाने की है ही नहीं। उनको कहना चाहिए कि मैंने ये कहा था और इसमें ये कर सका, बाकी ये कर नहीं सका, परंतु मुझे एक और मौका दो। उसमें कुछ बहस हो सकती है। वो तो कुछ कहते नहीं है, वो कहते हैं नहीं मैं विश्व गुरु हूँ। विश्व गुरु तो देश होता है, व्यक्ति नहीं होता है, बट वो फिर भी कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि उनको ये जो संस्कृति है हमारी राजनीति का, उसमें उनको बहुत कम सीमित ज्ञान है और वो समझते हैं कि सबको धमका के डरा के केसेस डाल के उनको पीछे कर देंगे और हम आसानी से आगे जाएंगे। ये हिंदुस्तान कभी मानता नहीं है। आप जानते हैं इंदिरा गांधी का क्या किया? किसी को पता ही नहीं था कि इंदिरा गांधी को हरा देंगे। उसका तो दमन तो इतना था, फिर भी जब चुनाव आई उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरा दिया। नहीं, मैं लेकिन कहता सर हूँ कि वास्तविकता तो अभी भी है, वास्तविकता तो यही है अभी कि अभी भी एक बहुत भारी संख्या में लोग नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कहीं न कहीं एक ये टेंडेंसी भी है लोगों की कि अथॉरिटेरियन लीडर उनको अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। और आपको जो भी मिला है ये अखबारों से, टेलीविज़न से मिला है। और कई लोग डर के मारे भी कहते हैं ताकि कोई सीबीआई का कोई आ ही रह जाके सवाल पूछने लगे। तो मैं कहता हूँ कि लोगों को मोदी से खबर से पसंद है। ये तो आज जो बोलते हैं, जो मीटिंग में आते हैं, उससे आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि लोग दिखाने नहीं चाहते, कहीं उनके ऊपर नज़र आ जाए। लेकिन अब अचानक से मछली मुगल मटन करते हुए अब अदानी और भ्रष्टाचार के बातें मोदी जी करने लगे हैं, तो क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो अब बीजेपी की छवि बनी कि हमने भाई एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, तो हम भ्रष्टाचार में अकेले नहीं है, कांग्रेस भी उतनी ही भ्रष्टाचारी पार्टी है। क्या मोदी जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये कभी पब्लिक नहीं मान सकती। वो तो हम लोगों को पावर में लाए थे क्योंकि हमने कहा कि 2G करेंगे, लोगों को जेल भेजेंगे। नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे। मैंने तो भेज ही दिया, परंतु मोदी ने कहा नहीं बेल में चलाओ उनको जेल मत भेजो। तो मैं कहता हूँ कि जो करना है वो तो बहुत सीधे हमारी विधि या कानून के अनुसार तो बहुत स्पष्ट है। उस पर कुछ करते ही नहीं है। पब्लिक में बोल करके कौन विश्वास करेगा? आपने कहा, माननीय मोदी ने कहा कि मैं विदेशों से जो रुपए हैं, यानी जो डॉलर्स हैं, वो सबको ला करके बांटूंगा, सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे। ये कहा था, किया था? नहीं। ऐसा मैं बहुत गिना देता हूँ। तो उसमें लोग चिढ़े हुए हैं कि ये सिर्फ बोलता करता कुछ नहीं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मोदी जी का भविष्य क्या है और अमित शाह का भविष्य क्या है, जिस तरीके से चुनाव अभी चल रहा है? देखिए, जहाँ तक मोदी है, मेरी राय है कि वो अगला प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता, क्योंकि हमें बहुमत कॉन्फिडेंट मिली। क्यों है कि वो नहीं बन सकते? मैं इधर-उधर बात करके, ये मैं तो अपनी कल्पना या अपनी जो ज्ञान है उसके अनुसार बता रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे पास कोई विश्व गुरु की कोई जो अपनी ज्ञान है वो सब मुझे आ जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने जो देखा है उसमें तो लगता है कि मोदी को मेजॉरिटी मिलेगी नहीं, और फिर उसमें गठबंधन बनाएंगे तो कोई इनको प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और हमें ये भी नहीं पता है कि, मुझे नहीं पता है, किसी और को पता है तो वाला हो सकता है, परंतु मुझे ये भी पता नहीं है कि आरएसएस इसको दोबारा बनाने देंगे। तो दो से ज्यादा बनाने नहीं पसंद करते, तो इसीलिए दो के बाद किसी और को मौका दो, ऐसा
हो सकता है। और फिर दूसरे पार्टियों को जोड़ने में दूसरे लोग ज़्यादा काबिल होंगे, मोदी के साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अब आप बिहार में ही देख लीजिए, इन्होंने जाकर उसको पकड़ के लाए नीतीश को, और नीतीश तो अंदर क्या कर रहा है ये देखना है। मैं तो नहीं इसको कहूँगा, मैं वो मेरा दोस्त है तो इसको मैं बुरा नहीं कहूँगा, बट उसको विवश है तो इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो आप बात को तो मान क्या लीजिए तो डॉक्टर ये स्वामी जी, यस तो क्या इस समय डॉक्टर स्वामी इस समय क्या मोदी जी बीजेपी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं? क्योंकि ना अब उनके अलाइज साथ में हैं, ना बीजेपी के लोग उनके साथ में हैं और क्या वो अकेले पड़ गए? नहीं, वो उनमें पार्टी में एक वो एक ग्रुप है, क्या कहते हैं उसको, ये जो गंदे-गंदे ट्वीट्स करते हैं, वो है मोदी। ट्रोल आर्मी बीजेपी की, हाँ? ट्रोल आर्मी, बीजेपी की ट्रोल आर्मी। राइट। तो ये यही रहेंगे और कौन रहेंगे? या या वो जो फॉरेन मिनिस्टर है आजकल वो रहेगा, क्योंकि उसको और कोई चपरासी भी नहीं बनाएगा। तो ऐसे लोग उनके साथ रहेंगे। मैं नहीं लेकिन समझता हूँ कि जो भी आत्मसम्मान है, वो मोदी के साथ कभी दीर्घकालीन के लिए रह सकता है। वो बेइज़्ज़ती करते लेकिन रहेंगे। हर चीज़ इतनी फ़ेवरेबल थी मोदी जी के लिए, वो कुछ भी हाँ। कहते थे, आराम से सब कुछ उन्हीं के मुताबिक होता था। लेकिन ऐसा क्या गड़बड़ हो गया इस बार चुनाव में नहीं, नहीं, 2024 में? नहीं, नहीं, कोई भी चीज़ मोदी जी की काम नहीं कर रही है। उनका करने से नहीं हुआ, हम सब लोग थे उसमें। हम प्रचार कर रहे थे मोदी के बारे। अब कैसे ऐसे-ऐसे बात आ गई हैं जो हमें पता नहीं था। अब ये सब कुल मिला करके मोदी की तो प्रतिमा बहुत घटेगी। बट जो आप कह रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो गुजरात में थे, लोगों ने ज़्यादा उनके बारे में जाना नहीं, और उन्होंने गुजरात में ये बहुत अच्छा सुंदर काम किया है, ऐसे लोगों ने मान लिया, और सोनिया गांधी को भगाना था, तो इसीलिए लोगों ने कहा बीजेपी आनी चाहिए, और बीजेपी में हम लोगों ने तय कर लिया कि मोदी होगा प्राइम मिनिस्टर, तो उसके आधार पर आया। लेकिन कल हमारे कार्यकर्ता और उनके जो नेता हैं जैसे आरएसएस के लोग ये सब डिसाइड करेंगे कि वो नहीं बनेगा, तो मोदी कुछ नहीं कर नहीं सकता। तो आपको क्या लग रहा है कि इस समय आरएसएस क्या मोदी जी की सहायता कर रहा है? क्या बीजेपी के जो काडर्स हैं, क्या वो मोदी जी की सहायता कर रहे हैं? देखिए, मैं आरएसएस में एक एक स्वयंसेवक के रूप में मैं नहीं हूँ, मैं उनके हितैषी हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ, 1972 से, और उनके साथ इमरजेंसी में काम किया। नहीं, उनका साथ रहन सहन, उनकी जो सिद्धांत है, ये सब मैं पसंद करता हूँ। तो इसीलिए आरएसएस से जो भी मैं बात करूँगा, मैं कोई ऐसी बात निकालने के लिए कोशिश नहीं करूँगा कि जो उनके रहस्य है। पर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि वो चाहते हैं कि संघ के लोग पावर में बने रहें, और यदि कोई कमज़ोर पड़ गया है, तो उसको हटाना चाहिए। वो किसी के यानी किसी के साथ उनका दिल जुड़ा हुआ है, उसी को बनाने चाहेंगे, ये ऐसा नहीं है। वो समझते हैं कि सिद्धांत के लिए हमें जो अच्छा है, उसको करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का स्टेटमेंट मोदी जी ने कल दिया, मैं वापस उसी पर आ रही हूँ कि अदानी और अंबानी और टेम्पो में भर-भर कर पैसे जाना। अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या लगता है कि जो उनके दोस्त कॉर्पोरेट दोस्त हैं, वो भी मोदी जी का साथ छोड़ेंगे? जो जाँच एजेंसीज़ हैं, चुनाव आयोग है, अब ये सबको रियलाइज़ हो जाएगा कि भई ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो इनका साथ देना बेकार है। तो नहीं, आप जो नहीं, जो जी, सेठ लोग हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो उनको पता है, वो तो दोनों तरफ रहेंगे। पहले तो एक तरफ थे, वो मोदी की तरफ, अब वो दोनों तरफ आ गए हैं। तो वही रखेंगे, वो कहेंगे भाई क्या करें, उनका भी दमन है, ये है, वो है, थोड़ा कुछ देना होता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो मोदी जी का इकोसिस्टम था, अब वो एक तरफ़ा मोदी जी को सपोर्ट ना करके बल्कि बैलेंसिंग एक्ट करेगा। इकोसिस्टम नष्ट हो गया है। वो कोई उसका
अब कोई औचित्य नहीं है। तो इसीलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं ये सोचूँगा कि जो विश्वास था, वो विश्वास चले गया। अब कई लोग हैं, जो यहाँ पार्टी में थे और चले गए, जैसे आडवाणी। अब आडवाणी को क्या ज्ञान मंडल कुछ उसमें बिठा दिया। मुरली मनोहर जोशी, वो तो आज भी सक्रिय बन सकते हैं। उसको भी यानी वो जो प्रेसिडेंट था पार्टी का, जो मिनिस्टर था, उसकी सारी जो ज्ञान ये सब को छोड़कर उनको यानी धकेल दिया अंदर कोई सी एक घर में, कहा कि भाई ठहरो। ये ठीक नहीं है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो हमारे देश में कभी पब्लिक तुम्हारे खिलाफ जाएगी तो उसको डंडा से डरा के साथ नहीं लाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं तुम्हारे खिलाफ ही चली जाएगा। तो आपको क्या महसूस होता है कि क्या जनता इस बार मोदी के खिलाफ हो गई है? मैं कहूँगा खिलाफ होगी तो वो तो फिर बहुत व्यापक है। मैं कहूँगा कि जो जो संख्या चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, वो नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ओके ठीक है, इस बार हार गए, बट दोबारा आ जाएंगे। हो सकता है खिचड़ी पकेगी, उसको गिरा देंगे और फिर चुनाव करेंगे, फिर वापिस आ जाएंगे और उस तक मोदी हिमालय चले जाएगा। तो इस प्रकार से सोच हो सकती है, परंतु आरएसएस में कभी हताश नहीं होती है। वो लेकिन आपने एक संगठन बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द अभी यूज किया कि मोदी को हिमालय जाना पड़ेगा। आप क्या कॉन्फिडेंट है कि मोदी जी हिमालय चले जाएंगे इस चुनाव के बाद? वही कहते हैं मेरा यहाँ काम खत्म होने के बाद मैं हिमालय जाऊंगा। जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं तो उसकी बातों को लेकर कह रहा हूँ। परंतु इसके लिए यहाँ अकेला रहने में दिक्कत होगी, क्योंकि पार्टी में कितने लोग उसको मर्यादा देते हैं, नहीं देते हैं, इस पर डिपेंड करेगी। और वो हस्तक्षेप करेंगे तो लोग लेकिन डॉक्टर स्वामी, मर्यादा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी कुछ चीजें जो हुई हैं और उसी के संदर्भ में मैं आपसे बात करूंगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक फैसला आया। उस समय हाँ, भी मैंने आपसे बात किया था। उसके बाद एक चीज और हुई है कि हाँ, एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी, उसने ब्रिटिश कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि वो वैक्सीन में से ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अब यहाँ तो पूरे देश में कोविशील्ड लगी थी। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा भी दिया और डोनेट किया बीजेपी को, 52 करोड़ कुछ रुपए दिए हैं। और किस तरीके से मोनोपोली खरीदी गई ये सबके सामने है। तो अब आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा अपराध ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो हुआ है, भाई जबरन आपने सबको वैक्सीन लगवा दी, जबरन सबको, पूरे देश को वैक्सीन लगी है, जिस पर मोदी जी ने जमकर प्रचार किया कि देखिए भाई, आप कहीं फ्लाई डाउन नहीं कर पाएंगे अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई। हर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे मोदी जी की तस्वीर थी। अब आज मोदी जी के खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए जिस तरीके से आपने पेश किया वो बात सही नहीं है। मैं विरोध कर रहा था और मैं उस समय पार्लियामेंट के जो हेल्थ कमेटी है उसका मैं सीनियर मेंबर था और मैंने बहस करके प्रस्ताव पास किए हमने कि हमें ये जो ब्रिटेन से आया है उसको नहीं रखना चाहिए। उसके बारे बड़े संदेह बहुत है। ये दूसरा जो इला है कोवैक्सीन, उसको रखना चाहिए, जिसमें एक भी व्यक्ति मरा नहीं या कोई उसको लिए कुछ बुरा नहीं हुआ। उसने बनाया स्वदेशी और उस स्वदेशी को ही हमें रखना चाहिए। ऐसे मैंने स्वदेशी का ही लिया था और मैं ये कहता हूँ कि हमारे पार्लियामेंट में अधिकांश लोगों ने स्वदेशी वाला लिया। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी, अब जो करोड़ों लोगों ने कोविशील्ड लगवा ली है और अब क्या वो 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 तो मोदी के कहने पर, बट मैं कहता हूँ कि ये कहना कि हम सब लोगों ने किया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज मोदी जी की जवाबदेही कैसे बनेगी? मोदी जी के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए इतनी बड़े अपराध के बाद? ये तो मानवता के खिलाफ अपराध है। ऐसे मामलों में तो फिर केस लगेगी और हो सकता है कि पार्लियामेंट में ही
कमेटी में इनको बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई तुमने इस पर क्यों इतना जिद किया। और कह रहे हैं कि क्या नहीं, क्या कोविशील्ड के मामले में जेपीसी का गठन होगा? नहीं, मैं कहता हूँ जेपीसी की क्या जरूरत है। पार्लियामेंट के एक हेल्थ कमेटी है, उसमें सारे पार्टीज के लोग हैं, उसमें कर लो। एक जेपीसी बनाओ, उसमें किसको बैठाए किसको नहीं बैठाए, इसमें क्यों करना है? जब आपके पास पार्लियामेंट्री पार्टी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कर सकती है। हमने किया, हमने रिपोर्ट बना के दिया था कि एला, डॉक्टर एला का जो इंडियन है और वो अमेरिका में पढ़ के यहाँ आया और उसने 100% स्वदेशी बनाया, एक भी व्यक्ति मरा नहीं उसमें, बीमार भी नहीं हुआ। तो ये मैं कहता हूँ इसको बंद करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आज इसको मोदी को सजा देना है तो फिर कमेटी में बैठे और कहें कि कैसा तुमने इसका किया, किस तुम्हारे दस्तावेज कौन से हैं। मुझे याद है जिस समय की 100% वैक्सीनेशन की बार बार बात हो रही थी कि देखिए हमने 100% देश में वैक्सीनेशन करवा दिया है, उसी समय कुछ साइंटिस्ट ने अपोज किया था इस तरीके की वैक्सीन को लेकर, लेकिन सुना नहीं गया, ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं सुना, साइंटिस्ट की एडवाइस मोदी जी ने नहीं ली। आप खुद कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की कमेटी को नहीं सुना। मैं उसमें था, मैं जानता हूँ ना। तो फिर ये क्या इतना बड़ा अपराध नहीं है? आपने जबरन वैक्सीन लगवा दी और लोगों की जान। उस समय तो आप सोचते थे कि मोदी एक आइंस्टाइन है, उसने कह दिया तो फिर ठीक है, ये इंग्लैंड से आ रहा है और पूना में इसकी निर्माण हो रही है। तो उस समय तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे आप लोग, लेकिन लोग थे जिन्होंने बोला। मैं कह रहा हूँ मेरा खुद का है, मैंने आर्टिकल्स लिखे, मैंने ऑपेड लिखे पार्लियामेंट अखबारों में। मुझे याद है मैंने आपके खुद आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेकिन ये जो मोदी जी की नहीं सुनने की टेंडेंसी है, जो डिसेंट होता है किसी भी चीज पर, वो आज कहां पर देश को लेकर आ गया और मोदी जी को खुद कहां लेकर आ रहा है कि मोदी जी तो किसी का भी स्वभाव ऐसा होगा तो वो देश को डुबा देगा। आप जानते हैं इंदिरा गांधी भी इसी प्रकार की थी, किसी की सुनती नहीं थी। और दुनिया में स्टालिन भी ऐसा था, माओसेतुंग भी ऐसा ही था। सबने उनके गुण से, परंतु उन्होंने बर्बाद किया पूरे देश को और बाद में दूसरे लोगों ने आकर उसको ठीक करना पड़ा। हमारे देश में एक बहुत विदेशों से भी आकर लोगों ने हमारे देश की नष्ट की, परंतु हम दोबारा उठे। अब हम बड़े देश हो गए, दुनिया के नंबर 3 है जीडीपी में और नंबर 2 होने वाले हैं नया सरकार आने के बाद। तो मैं ये इसमें निराश नहीं होना चाहिए। ये सब एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अनुसार चलो। नहीं, लेकिन हर एक लोकतांत्रिक देश में अगर कोई इतना बड़ा मानवता से अपराध करता है, मैं कोविशील्ड के संबंध में बोल रही हूँ, तो फिर कटघरे में भी तो खड़ा किया जाएगा ना उन लोगों को जो कि जिम्मेदार है इस चीज के लिए। वो दूसरा सरकार कर सकती है और यदि दूसरा सरकार बने तो उस समय ये सवाल उठाइए। अब वापस आते हैं मोदी जी के दावों पर कि मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार बीजेपी को मिलेगा, यानी कि 400 पार एनडीए, 370 पार बीजेपी। आपका क्या आकलन है सर? आपने भी पिछले इंटरव्यू में कहा था आप घूम रहे हैं, जगह जगह लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, मोदी जी के दावों में कितनी सच्चाई आपको लगती है? सच्चाई 220 के ज्यादा नहीं मिलेगी हमें। 220 से ज्यादा नहीं मिलेगी। तब फिर मोदी जी कहाँ हैं इस पूरे 220 वाले सिस्टम में? आप उनको अपने टीवी में इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, उसके पास बहुत टाइम होगा। मुझे तो लग रहा है कि तब भी मोदी जी इंटरव्यूज नहीं देंगे। अभी नहीं देते, केवल अपने पसंदीदा चैनल्स को ही देते हैं इंटरव्यू। ये तो टाइम नहीं है, उसके बाद टाइम मिलेगी।
नहीं, लेकिन अगर 220 बीजेपी अगर मान लीजिए आपको 220 पर अटकती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी रहेगी और फिर जोड़-तोड़ की सरकार में हाँ। आपको लगता है कि क्या होगा फिर? आपको नहीं, सबसे बड़ा मैं इतना कहूँगा कि तोड़-फोड़ पे बनाएँगे, तो बाकी लोग तो एक मत के होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं हो सकता। मेरी बात हुई है कई लोगों से जो मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं हुँ, राजनीति में, उनसे बात की, उन्होंने कहा नहीं हम वोट कह देंगे कि हम सरकार उसके साथ नहीं बनाएँगे। आपकी दोस्त जो आपकी जिनसे बात हुई है वो बीजेपी के ही लोग हैं? नहीं, अनेक है, मेरे तो आप जानते हैं देश में सोनिया गांधी छोड़कर बाकी सबसे हमारी दोस्ती है। हुँ, ममता से मेरी दोस्ती है। जो उड़ीसा के हैं उनसे दोस्ती है। मुलायम सिंह तो बहुत पक्की थी, उसके बेटा को तो मैं जानता हूँ। मुलायम और यादव जो हैं उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, लालू यादव। और इस प्रकार से मैं तो लगभग सबको जानता हूँ क्योंकि मेरी राजनीति क्या 1972 से है और हम सबको जानते हैं। जब हम लड़ रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ हम साथ थे और फिर जनता पार्टी बनी सब साथ थे, फिर वो छोड़ कर चले गए, फिर भी हम साथ थे, मिलते थे, बात करते थे। तो ये है, तो इसीलिए तो आप मैं कई लोगों से बात कर सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है कुल मिलाकर जो तस्वीर है 2024 के चुनाव की, हवा किसकी तरफ बह रही है? क्या आपको इंडिया अलायंस की सरकार बनते हुए नज़र आ रही है या आपको बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है माइनस मोदी एंड शाह? सबसे अच्छा हो यही होगा कि ना मोदी ना अमित शाह दोनों रहेंगे पार्टी में और हमारी जो शुद्धिकरण हुई पार्टी की सरकार गठबंधन बनाए और एक अच्छा दे ताकि अगले बार हम दोबारा फिर पूर्ण बहुमत के साथ आ सकते हैं। आपने कहा कि शुद्धिकरण वाली सरकार यानी कि अगर मोदी और शाह साहब हट जाएँगे तो बीजेपी का शुद्धिकरण हो जाएगा? राजनीतिक शुद्धिकरण तो होगा ही, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से लोगों को धमकाया है, लोगों को इतने अच्छे-अच्छे लोगों को, मैं अपने की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो इनके साथ काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो दुनिया में पहचान है मेरा और जो मेरा तो बहुआयाम काम है, जिसमें मोदी का योगदान तो शून्य है। लेकिन और हैं, जो बड़े यानी अनुशासन के साथ उनके साथ थे, उनको भी टाँग निकाल दिया। कई लोगों को इस बार चुनाव में भी निकाल दिया। अब सुरेश प्रभु इतना साधु आदमी, उसको क्यों निकाला मिनिस्टरशिप से? लेकिन अगर बीजेपी रहेगी और माइनस मोदी और शाह यानी कि मोदी और शाह अगर बीजेपी का हिस्सा नहीं रहते, कहाँ हाँ, जाएँगे ये दोनों? तो वो तो उनसे पूछना चाहिए भाई हम ये बोझा हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो? वो अपने रास्ते ढूँढे। नहीं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि भई मैं तो झोला लेके आया था, झोला लेके निकल जाऊँगा। ठीक है तो फिर उसी के अनुसार चलिए। परंतु मुझसे पूछना वो सही नहीं होगा। मुझे नहीं क्या पता है कि वो किस बात पर उनको रुचि है, किस बात पर रुचि नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी की ज़मीन खिसकती राजनीतिक ज़मीन क्या खिसकती हुई लग रही है? नहीं, बीजेपी का पिछले बार भी जब 2 सीट मिली थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, हाँ, अगला इलेक्शन में हम 112 हो गए और तीसरा में हम गठबंधन सरकार बना ली। तो ये कार्यकर्ता का जो है, इसको कोई दबा नहीं सकता बहुत दिन के लिए। लेकिन और ये 10 सालों में बीजेपी वो का अपने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो एक लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, एक सिद्धांत के लिए कर रहे हैं। नहीं, लेकिन 10 सालों में बीजेपी का क्या किया है? मोदी साहब ने, शाह साहब ने, 10 सालों में बीजेपी का क्या कर दिया और बीजेपी को उस शॉक से उभरने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, जो हम ठीक नहीं कर सकते। हमारे लोगों ने बहुत सीखा। हमारे लोगों ने उस जगह में जा सके, सरकार के अंदर बाहर
जो पहले कभी नहीं जा सकते थे, उनको ज्ञान मिली, जो पहले ज्ञान नहीं मिली। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे लिए वेस्ट हुआ ये। हमारे हमारे लोगों ने सरकार में होते हुए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बहुत सीखा और अगली बार बड़ी सूझबूझ के साथ हम बहुत अच्छा चलाएँगे। लेकिन डॉक्टर स्वामी, अब आपको क्या लग रहा है कि क्या वाक़ई में अब आने वाले चरणों में क्या चुनाव पलट सकता है? क्योंकि हमने देखा था कि चुनाव हो सकता है कि मोदी अपने फ़ेवर में कर ले चुनाव, जो कि अभी लग रहा है कि नहीं, भई मोदी जी थोड़ा-सा डेस्परेट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। कोई ना वो कोई ऐसा इश्यू आएगा जो हो सकता है मोदी जी के फ़ेवर में चला जाए फिर से। वो वो तो आपकी डर रोते रहेगी, मैं क्या करूँ? ये नहीं, ये वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो मैंने लाया है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मैंने बहस करके सुप्रीम कोर्ट से लगवाया। लोगों ने कहा कि इसमें फ्रॉड हो सकता है, तो मैंने वीवीपीएटी बिल जोड़ दिया कि आप उसमें एक कागज़ का भी एक बॉक्स रखो। हाँ, जो से कोई आपत्ति होगी या कोई संदेह होगी तो तब वो बॉक्स को खोलेंगे, अन्यथा नहीं खोलेंगे। नहीं, तो लेकिन डॉक्टर स्वामी, अभी जो 4 चरण बचे हुए हैं, 3 चरण पूरे हो चुके हैं, 4 फेजेज़ और बचे हैं चुनाव के। हमेशा मोदी जी के लिए कहा जाता है कि भई मोदी मैजिक, तो क्या उस मैजिशियन के पिटारे में से कुछ निकल सकता है, जो वाक़ई में चुनाव को पलट सकता है? अभी 4 चरण तो बहुत सारे होते हैं। मैं तो मैजिक पर विश्वास ही नहीं करता हूँ। और ये जो हारे हुए लोग हैं, वही मैजिक के बारे सोच सकते हैं। हाँ, तो वह काहे को हम ये तो एक रास्ते में हम नीचे जा रहे हैं। जो पहले था जब पहले राउंड थी और आज है, तो हमारी जो क्षमता है वो घटी है। तो इसीलिए ये स्वप्न नहीं होना चाहिए कि भई अब सुधर जाएगा और कोई नया-नया कर देंगे, ऐसा-ऐसा। लोग इंदिरा गांधी के बारे में ऐसे ही कहते थे। तो मैं था उस समय, लोग कहते नहीं इंदिरा गांधी कर देगी, वो होने नहीं देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। अल्टीमेटली क्या हुआ? जब पब्लिक खड़ी हो जाएगी, किसी राजनेता को हिम्मत नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि क्या पब्लिक ने मन बना लिया है कि अब मोदी जी को सत्ता से बाहर करना है? मैं ऐसी इस इन शब्दों में नहीं कहूँगा। वो कहते हैं कि भई इसने किया है जो जिस चीज़ों को करना चाहिए उसने नहीं किया। अर्थ प्रणाली में तो ये टोटली फेल हो गया। झूठा झूठा प्रचार करके ये है इतना हो गया, हम वहाँ हो गए, इतना बड़ा हो गए और ये कोई सब लफंगा वो अमेरिका से वो कहता है कि इंडिया इज नाउ गोइंग टू ओवरटेक अमेरिका। इस प्रकार की बातें हम सुनते आए। परंतु मैं एक अर्थशास्त्री का प्राध्यापक रह के और आज भी इसके बारे में पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ उससे उसका बहुत नुकसान हुआ है, उसको ठीक करना है। लेकिन ये झूठे प्रोपेगेंडा से क्या हुआ है 10 साल में? क्योंकि हमने केवल और केवल प्रोपेगेंडा ही देखा। मोदी जी के बारे में सब ये कहते हैं कि वो केवल और केवल प्रोपेगेंडा करते हैं। ये प्रोपेगेंडा मोदी जी को कहाँ लेकर आ गया आज? मैं ये कहता हूँ कि प्रोपेगेंडा से मोदी एक भी सीट नहीं जीती। ये आरएसएस की और जो संघ के जो बीजेपी में हैं, इनकी जो मेहनत है, इससे हुआ है। अब एक हद ते से ही मैं मेहनत कर सकते हैं, जब नफ़रत आ जाती है तो फिर ये भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पहले 5 साल, दूसरे 5 साल में हमारे स्वयंसेवक के जो एक यानी एक लगाव थी, उसमें वो बूथ में बैठे और उन्होंने मुफ़्त में क्यों कोई पैसा-वैसा नहीं लेते थे और सारा चीज़ ठीक से चले उसके लिए करते थे, उस कारण से हम जीते। अब लेकिन दिखाने के लिए मोदी था, दिखाने के लिए अमित शाह था, ये तो दूसरी बात है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, कई लोग इस बार ये भी कह रहे हैं कि इस बार आरएसएस भी बहुत डिसएन्चेंटेड लग रहा है और बिल्कुल उसने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया है। बीजेपी काडर्स तो विथड्रॉन है ही है। क्या ये बात सही है? आप तो जगह-जगह जाते हैं, आपने क्या महसूस किया? क्या आरएसएस मोदी जी की 2024 में मदद कर रहा है?
जी, मैं आरएसएस के प्रति या आरएसएस के लिए मैं एक यानी कोई एक बात नहीं कर सकता, ये ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो महा बड़ा संगठन है और उसके कई लोग हैं जो पब्लिक में मिलके बोलते हैं, तो उनके जो महामंत्री हैं ऐसे-ऐसे उनसे पूछना चाहिए। मुझसे पूछे तो मैं तो आरएसएस का पक्का तो ये नहीं हूँ कि मैं अंदर में उनकी जो रहस्य बैठक होती है उसमें मैं होता हूँ, मैं नहीं होता हूँ। बट उनके साथ मैंने राम मंदिर करा दी, मैंने कई मंदिरों को देश भर में छुड़वा दी, इमरजेंसी में लड़े और सोनिया गांधी को बेल में वो बिठा दी। इससे आरएसएस प्रसन्न है हमसे। तो इसीलिए हम आसानी से उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो मेरी बात भी सुनते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे पोस्ट चाहिए या ये चाहिए या मुझे नहीं मिले तो मैं दूसरे पार्टी में चले जाऊँ। ऐसा नहीं करूँगा, ये भी जानते हैं वो। तो तो इस ये बार है। की सीट जो आपने कहा कि इस बार 220 सीटें बीजेपी की आ सकती हैं, तो हाँ। क्या ये मोदी के प्रोपेगेंडा से आएंगी या फिर आरएसएस और बीजेपी के काडर की मेहनत से? क्योंकि आपने कहा ना कि मोदी के प्रोपेगेंडा से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही है। जो सीट हम जीत रहे हैं, वो हमारे कार्यकर्ता के कारण जीतते हैं। और कार्यकर्ता को बोलने के लिए कोई मोदी कुछ बात कह दी और उनको जचता है तो उस पर बोल देंगे, परंतु जीतते हैं कार्यकर्ता के कारण। मोदी और का जीत में कोई योगदान नहीं, आप कह रहे हैं? उनका क्या जाकर सब जगह भाषण देते हैं, दैट्स ऑल। उससे नहीं, क्या लेकिन होगा? भाषण से उनकी लेकिन लोकप्रियता भी तो है। आज अगर आप देख लीजिए तो उनको एक अब स्टेट्समैन माना आपकी जो नाप है लोकप्रियता, उससे उससे आपको फिर विश्लेषण करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा दुष्ट आदमी जो है हमारे देश में, उसको भी लोकप्रियता है। मैं नाम ले सकता हूँ। यहाँ जब दाऊद इब्राहिम रहते थे तो उसका तो बहुत भीड़ होती थी उसके घर के सामने, बम्बई में। तो इसीलिए हमारे देश में ये आपने लोकप्रियता, ये आपने सारी दुष्ट चीज़ें जो बोलते रहते हो, डॉक्टर ये स्वामी मत बोलो। डॉक्टर हाँ। स्वामी आपने दुष्ट शब्द इस्तेमाल किया, तो क्या ये संज्ञा आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए भी कहेंगे क्या? नहीं, मैं तो कहूँगा कि जो जो पहले आशाएँ थी उस हिसाब से नहीं है और लोग नफ़रत नहीं करेंगे उनसे, पर कहेंगे बेचारा उसको उसका बस का नहीं था, ऐसा कहेंगे। तो मोदी मोदी की जो छवि है वो बेचारगी वाली हो गई है अब कि मोदी बेचारा। नेचुरली वो तो उसको आप भी यही समझते हैं कि मोदी जी अब बेचारा हो गए हैं? नहीं, बेचारा नहीं है, वो पब्लिक बेचारा कहने से बेचारा नहीं हो जाते हैं। बट नेचुरली वो जो पहले उसकी शान थी वो खत्म हो गई। जो पहले कोई खड़ा नहीं हो सकता था, वो कौन है हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट? ज उसको मंच से उन्होंने भड़ाक हटाया। ये हमारे मुख्यमंत्री यूपी का, उसको भी फटाक के एक दिन हटाया। ये सब कर नहीं सकेगा। यानी कि जो मोदी जी की पहले वाली शान थी आपको लग रहा है वो खत्म हो गई। हाँ, वो शान हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उसको सबक सीखना चाहिए। अब बस एक आखिरी सवाल आपसे करूँगी, उसके बाद प्रोग्राम को ख़त्म करती हूँ और उसी सवाल पर वापस आती हूँ कि जो बात अदानी और अंबानी के बारे में मोदी जी ने कही और टेम्पो में पैसे भरना, फिर ये कहना कि देखिए ये डील हो गई है। अ, आप क्या कहेंगे मोदी जी को इसी बात पर? नहीं, मैं उसको क्या कहूँगा, यानी उसको नहीं पता था कि जो बिज़नेसमैन है, वो तो अपना पैसा बनाने के लिए है। और यदि वो उनको लगता है कि भई मामला जिस पर हम निर्भर थे वो थोड़ा हिल रहा है, तो उसके लिए वो कुछ इंतज़ाम करेंगे। तो इसमें बुरा क्यों मानना चाहिए? अरे नहीं, आपको लग रहा है कि मोदी उनको जी भी शॉक हो जीना गए? है, उनको नहीं, भी जीना है। अब मोदी ने इनके ऊपर कृपा करके इनके लिए बहुत कुछ कर दिया। इसके माने ये नहीं कि अडानी और अंबानी कहेंगे भई ये हम तो इनके गुलाम हैं क्योंकि इनके बिना हम इतने दूर नहीं आ सकते थे। उनको तो अब देखना चाहिए कि भई ये तो जा रहे हैं तो फिर
हम इसको आगे हमारी कंपनीज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उनका लेकिन काम आप तो यही है कि जो मोदी जी ने जो बनना चाहिए। मोदी डॉक्टर स्वामी, जो मोदी जी ने कल बयान दिया, वो बयान क्या दिखाता है कि क्या मोदी जी ये समझ गए थे कि कॉर्पोरेट्स उनके गुलाम हो गए हैं और किसी भी सूरत में अब वो दूसरी तरफ नहीं शिफ्ट करेंगे? अंग्रेजी में कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। उसको गुस्सा आई उसको उन्होंने इस प्रकार से दिखाई है। टू बैड, किसी पर उतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि कल उसको एक और अच्छा जगह दिखाने वो चले जाए तो जाने दो। ये ऐसा होना चाहिए, हो मैंने इसके लिए इतना किया, अब देखो मुझे छोड़कर चले गए। ये जानवरों का ये जो अपेक्षा है, नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि ये जानवरों वाली प्रवृत्ति है जो नहीं, मोदी जी ने कल जिस तरीके से बोला? उल्टा कह रहा हूँ कि ये सोचें कि जानवर जैसे कुत्ता है, वो कुछ भी आप कितना भी फेल हो जाए, परंतु कुत्ता तो आपके पूंछ हिलाते रहेगा आपके सामने। उसकी उस प्रकार की उसकी प्रेम है। लेकिन बिजनेसमैन ऐसा कैसा हो सकता है? वो मोदी चले गए इसीलिए मैं सारा मेरा कंपनी को बर्बाद कर दूं? ये मैं नहीं मानूंगा। तो ये तो मोदी जी की भूल हुई ना। ये अगर मोदी जी ऐसा सोच रहे थे तो इसका मतलब ये मोदी जी की गलती थी, मोदी जी की भूल थी कि नहीं कॉर्पोरेट्स नहीं उन्हीं की बात नहीं, सुनेंगे। तो उससे बिजनेसमैन को क्यों दोष दे रहे हो? उसकी भूल है तो वो उसके लिए जो उसके फल खाएगा वो। तो मैं ये कहता हूँ कि हर एक को दोष देना कि देखो ये इसने ऐसा कर दिया, भाग गया, और फिर पूरा लाभ उठाकर, ये सब दूसरों को दोष देना बहुत आसान है हमारे देश में। लेकिन डॉक्टर स्वामी, आपको लगता है कि अदानी और अंबानी के खिलाफ ईडी और सीबीआई भेजेंगे? अब वो नौबत आ जाएगी, हो सकता है। वो वो दोनों उन दोनों को वो पैंट से उठाकर नाली में फेंक देंगे। उनकी आज इतनी ताकत है, किसी भी है उनके पास जाएगी तो उनको वो उठा के फेंक देंगे। तो इसीलिए ये बात सोचना भी नहीं चाहिए। सीबीआई तो उसी को डराना चाहिए जो पत्रकार है या कोई पॉलिटिशियन है नहीं, जो। मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। आपने कहा कि उठाकर फेंक देंगे, तो मेरे आपके कहने का मतलब क्या है कि सीबीआई और ईडी की हिम्मत नहीं है कि मोदी और सीबीआई और जो अन्य लोग इन इन दोनों हस्तियों को तंग करने आएंगे तो ये लोग इनका हजम कर देंगे। ये यानी कि ईडी और सीबीआई की हिम्मत नहीं है कि अदानी और अंबानी को हाथ लगाए। दूसरी बात है, हिम्मत हो सकती है किसी को कि भाई मुझे ये काम करना है, ये मेरा कर्तव्य है, परंतु कोई असर नहीं होगा ऐसे लोगों को, क्योंकि उन्होंने ऐसा उन्होंने बनाया है जिससे हर आयाम में उनकी हाथ है। आखिरी बस इसके बाद प्रोग्राम को खत्म कर रही हूँ कि जो इसका मतलब जो कल बयान मोदी जी ने अदानी और अंबानी पर दिया, तो क्या उन्होंने अपनी हार खुद को स्वीकार कर ली? आज खुले मन से उन्होंने हार मान ली अपनी एक तरीके से। नहीं, हार का क्या होगा, वो दुखी है बस, दैट्स ऑल कहूँगा। दुखी है कि बालम छोड़कर चले गया। वो एक सिनेमा में होता था मैं जब विद्यार्थी था। सो वो गाना गा रहे हैं, दैट्स ऑल। कि हमारा दोस्त अब दोस्त नहीं है, इसलिए वो दुखी है। हाँ, उसने मुझे लात मार के चले गया। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वामी। थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।